प्यारे बच्चों, क्लास 12th फाइनल एग्जाम होम साइंस का 25/2/2025 को आपका हुआ था, जिसका हम लोगों ने ऑब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर का मिलान कर लिया था। इस वीडियो में हम लोग सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर को भी देख लेंगे। आप लोगों ने कैसा आंसर लिखा एक बार जरूर मिलान कर ले। और 11th के बच्चे यदि इस वीडियो को देख रहे हैं तो ये इसको देखें बढ़िया से, और कैसे क्वेश्चन पूछता है, कैसा क्वेश्चन आता है, क्या आंसर लिखना है, इसकी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्राप्त हो जाएगी। चैनल पर पहली बार होंगे तो जरूर सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि जैक से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की जानकारी जो भी होती है इस चैनल के माध्यम से आपको समय समय पर मिलती रहती है। तो चलिए हम लोग आज कुछ नया सीखते हैं। तो यहाँ पर आपका अति लघु उत्तरीय से शुरू होता है। 26 नंबर क्वेश्चन है, संक्रामक रोग किसे कहते हैं? तो यह रोग एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को फैलता है, मतलब छूने से जो बीमारी फैलता है संक्रामक रोग कहलाता है। सर्दी भी होता है, तो अगर आपका दोस्त यार को अगर सर्दी है तो आप उसके साथ रहिए तो आपको भी सर्दी हो जाएगा। तो ये एक तरह का संक्रामक रोग हो जाएगा। वंशानुक्रम क्या है? तो रूथ बेंडिक्ट के अनुसार वंशानुक्रम माता पिता से संतान को प्राप्त होने वाले गुणों का नाम है। असमर्थ बालक किसे कहते हैं? तो जिन बालकों के व्यवहार अथवा क्रियाशीलता के प्रदर्शन की योग्यता में कमी आ जाती है, जिससे उनका व्यवहार मनुष्यों के व्यवहार की परिधि में न आता हो, असमर्थ बालक कहलाते हैं। वैकल्पिक देखरेख किसे कहते हैं? तो वैकल्पिक देखरेख से अभिप्राय है कि माता पिता की अनुपस्थिति में बच्चे की उचित देखभाल करने के लिए विकल्प का चुनाव करना। 30 है, पूरक आहार किसे कहते हैं? तो शिशु को दूध के अतिरिक्त दिया जाने वाला आहार पूरक आहार कहलाता है। मतलब माता के दूध के अलावा यदि ऊपर से दलिया का पानी, तो रोटी को मैस के खिलाना, सेरेलैक देना, ये सब पूरक आहार कहलाएगा। 31 है, मूल्यांकन कितने प्रकार का होता है? तो मूल्यांकन भी कार्य व्यवस्था का एक महत्वपूर्ण लक्षण है। नियंत्रण की अपेक्षा मूल्यांकन का व्यवस्थापन प्रक्रिया में अधिक महत्वपूर्ण उपयोग किया जाता है। गृहिणी द्वारा परिवार के सदस्यों को दिए गए विभिन्न कार्यों का निरंतर मूल्यांकन होना चाहिए, जिससे कार्य व्यवस्था सुदृढ़ व सफल रहे। मूल्यांकन निम्नलिखित दो प्रकार का होता है। सापेक्ष मूल्यांकन, तो योजना की समाप्ति पर लक्ष्य प्राप्ति की तुलनात्मक विवेचना ही सापेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। पिछली योजना से प्राप्त लक्ष्यों को देखते हुए ही वर्तमान के लिए लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए। लक्ष्य का स्पष्ट होना उसके मूल्यांकन को सरल बना देता है। निरपेक्ष मूल्यांकन, तो बिना तुलना के योजना की सफलता ज्ञात करना निरपेक्ष मूल्यांकन कहलाता है। इसका व्यवहारिक रूप में महत्व कम है, क्योंकि प्रबंधकर्ता किसी कार्य की अच्छाई बुराई का विश्लेषण करता है तो उसके दिमाग में उस कार्य का परिणाम अवश्य रहता है। प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष से तुलना इस प्रकार का हो जाती है। 32 है, संतुलन कितने प्रकार का होता है? तो संतुलन का अर्थ होता है समता, स्थिरता और विशिष्टता। संतुलन नमूनों को सौंदर्य, आकर्षण एवं संतुलित अनुपात प्रदान करता है। किसी भी नमूने में सेंटर से हर ओर रंग व आकार एक समान दिखाई देना चाहिए। संतुलन दो प्रकार का होता है। औपचारिक संतुलन, जिसमें औपचारिक संतुलन में वस्त्र का नमूना बराबर हिस्सों में बटा प्रतीत होता है। इस प्रकार नमूने के दोनों भागों में समान भार का आकर्षण होता है। अनौपचारिक, तो अनौपचारिक संतुलन में वस्त्र के नमूने के दोनों भागों में समान क्रमबद्धता नहीं पाई जाती है और न ही समान आकर्षण होता है। असमान रंगों तथा डिजाइन से ऐसा तालमेल बिठाया जाता है कि वह संतुलित और आकर्षक दिखाई देता है। 33 है, जल में घुलनशील विटामिनों के नाम लिखे। तो आपका बी, विटामिन बी है और विटामिन सी। डीपीटी का टीका किन किन रोगों से रक्षा करता है? तो ये आपका रोगों का से रक्षा करता है डिप्थीरिया, काली खांसी और टेटनस। लघुतरीय प्रश्न है, धन व्यवस्था का क्या अर्थ है? तो परिवार के वित्तीय संसाधनों का योजनाबद्ध और कुशल प्रबंध करना धन व्यवस्था है। इसमें निम्नलिखित पहलू है। पहला, बजट बनाना, तो आय और व्यय का अनुमान लगाना, आवश्यकताओं और इच्छाओं को प्राथमिकता देना, खर्चों को नियंत्रित करने के लिए योजना बनाना। फिर है बचत और निवेश, तो भविष्य की आवश्यकताओं और लक्ष्यों के लिए धन बचाना, बचत को सही जगहों पर निवेश करके उसे बढ़ाना। ऋण प्रबंध, ऋण लेने से बचना या उसे सीमित करना, ऋणों का सही समय पर भुगतान करना। फिर है वित्तीय सुरक्षा, बीमा और अन्य वित्तीय साधनों के माध्यम से अप्रत्याशित खर्चों से सुरक्षा प्राप्त करना।
और पांचवा है वित्तीय निर्णय लेना, खरीदारी, निवेश और अन्य वित्तीय मामलों में सही निर्णय लेना। 36 है अंशकालीन नौकरी से आप क्या समझते हैं? तो एक ऐसी नौकरी जो पूर्वकालीन नौकरी से कम समय के लिए होती है। इसमें काम के घंटे दिन या सप्ताह कम होते हैं। अंशकालीन नौकरी को पार्ट टाइम जॉब भी कहते हैं। अंशकालीन नौकरी में ड्यूटी के पूरे घंटे काम नहीं करना पड़ता, कुछ निश्चित घंटे ही काम करना पड़ता है तथा उसी के अनुसार पैसे मिलते हैं। जैसे स्कूल या कॉलेज में 1-2 घंटे पढ़ाना, किसी दफ्तर में टाइप का काम करना, किसी कारखाने या दुकान में हिसाब किताब रखना, किसी दुकान पर कुछ घंटे काम करना। आहार आयोजन से आप क्या समझते हैं? तो परिवार के विभिन्न सदस्यों के लिए तथा भिन्न भिन्न समय पर कैसा भोजन तैयार करना है, इसे सोच समझकर बनाया जाता है। इस सोच समझ आयोजन योजना बनाने की प्रक्रिया को ही आहार आयोजन कहा जाता है। 38 है विवेकपूर्ण व्यय से क्या तात्पर्य है? तो विवेकपूर्ण व्यय का मतलब है कि आप अपनी आय को सोच समझकर खर्च करें। इसमें अनावश्यक खर्चों से बचना और केवल आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर खर्च करना शामिल है। विवेकपूर्ण व्यय के कुछ महत्वपूर्ण पहलू इस प्रकार है, जैसे बजट बनाना, आवश्यकताओं और इच्छाओं में अंतर करना, तुलना करना, गुणवत्ता पर ध्यान देना और भविष्य के लिए बचत करना। 39 है विनियोग से आप क्या समझते हैं? तो जिस जिस बचत राशि पर ब्याज अथवा प्रीमियम प्राप्त होता है उसे विनियोग या निवेश कहते हैं। जल का हमारे शरीर में क्या महत्व है? तो शरीर में जल के निम्नलिखित कार्य है। शरीर का निर्माण कार्य शरीर के पूरे भार का 56% भाग जल का होता है। गुर्दों में 83, रक्त में 85, मस्तिष्क में 79, मांसपेशी में 72, जिगर में 70 और अस्थिया में 25% जल होता है। दूसरा, ताप कर नियंत्रण के रूप में जल शरीर के ताप कर्म को नियंत्रित रखता है। तीसरा है घोलक के रूप में यह सही माध्यम है जिसमें पोषक तत्वों को कोषों तक ले जाया जाता है तथा चयापचय के निरर्थक पदार्थों को निष्कासित किया जाता है। पाचन क्रिया में जल का प्रयोग होता है। मूत्र में 96% जल होता है। मल विसर्जन में इसकी आवश्यकता होती है। इसकी कमी से कब्जियत होती है। स्नेहक कार्य, तो यह शरीर के अस्थियों के जोड़ों में होने वाले रगड़ से बचाता है। संधियों के चारों तरफ थैली नुमा ऊतक में यह उपस्थित होता है जिसके नष्ट होने से संधियां जकड़ जाती है। शरीर में निरुपयोगी पदार्थों को बाहर निकालना, शरीर के विषैले पदार्थों को मूत्र तथा पसीने द्वारा यह बाहर निकालने में सहायक होता है। तो ये सब शरीर में जल के कार्य है। 41 है कार्य सरलीकरण क्या है? तो कार्य सरलीकरण से आशय है कार्य की निश्चित मात्रा को पूरा करने के लिए समय एवं ऊर्जा की कम मात्रा का उपयोग करना। यह भी कहा जा सकता है कि निर्धारित समय एवं ऊर्जा की मात्रा के अंतर्गत यथासंभव अधिक से अधिक कार्य करने की विधि को कार्य सरलीकरण कहते हैं। इस प्रकार कार्य के सरलीकरण में समय एवं ऊर्जा के व्यवस्थापन को मिश्रित कर दिया जाता है। कार्य के सरलीकरण के लिए कार्य करने की सर्वाधिक सरल एवं शीघ्र संपन्न होने वाली विधि को सम्मिलित किया जाता है। किसी कार्य को करने में व्यय होने वाले समय तथा ऊर्जा को कम करने के लिए कार्य करने की विधि में सुधार लाना पड़ता है। इसके लिए अनुभव एवं सूझबूझ से लाभ उठाया जा सकता है। अगला है मौसमी खाद्य पदार्थों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए? तो मौसमी खाद्य पदार्थों का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, इसके पीछे निम्नलिखित कारण है। पहला है पोषण मूल्य, तो मौसमी फल और सब्जियां अपने चरम पर काटी जाती है जब वे सबसे अधिक पौष्टिक होते हैं। उनमें विटामिन, खनिज और एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा अधिक होती है। मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हमारे शरीर को आवश्यक पोषक तत्व मिलते हैं जो अच्छे स्वास्थ्य के लिए आवश्यक है। दूसरा है बेहतर स्वाद, तो मौसमी फल और सब्जियां अपने प्राकृतिक वातावरण में उगती है जिससे उनका स्वाद अधिक ताज़ा और स्वादिष्ट होता है। जब फल और सब्जियां मौसम में नहीं आती है तो उन्हें अक्सर लंबी दूरी तय तय करके लाया जाता है जिससे उनका स्वाद और पोषण मूल्य कम हो जाता है। तीसरा है पर्यावरण के लिए अच्छा, तो मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से स्थानीय किसानों का समर्थन मिलता है और लंबी दूरी के परिवहन से होने वाले प्रदूषण को कम करने में मदद मिलती है। जब तक हम मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करते हैं तो हम एक अस्थायी खाद्य प्रणाली का समर्थन करते हैं। किफ़ायती, तो जब फल और सब्जियां मौसम में होती है तो वे आमतौर पर अधिक प्रचुर मात्रा में होती है और इसलिए सस्ता होती है। मौसमी खाद्य पदार्थों का सेवन करने से हम पैसे बचा सकते हैं। स्वास्थ्य लाभ, तो मौसमी खाद्य पदार्थों
में शरीर के लिए आवश्यक पोषक तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं जो शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ खाने से शरीर की रोग प्रतिरोध क्षमता बढ़ती है। मौसमी खाद्य पदार्थ खाने से शरीर को पर्याप्त ऊर्जा मिलती है। छठा है स्थानीय अर्थव्यवस्था का समर्थन। तो मौसमी खाद्य पदार्थ स्थानीय किसानों द्वारा उगाए जाते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ खाने से स्थानीय अर्थव्यवस्था को बढ़ावा मिलता है। और लास्ट पॉइंट है प्रकृति के साथ जुड़ाव। तो मौसमी खाद्य पदार्थ खाने से हम प्रकृति के करीब महसूस करते हैं। मौसमी खाद्य पदार्थ खाने से हमें प्रकृति के चक्रों के बारे में जानकारी मिलती है। दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है यहाँ से, रेडीमेड वस्त्र की लोकप्रियता का कारण बताएं। तो उपभोक्ताओं की अधिक मांग के कारण रेडीमेड वस्त्र की आवश्यकता बढ़ी है। रेडीमेड वस्त्र की आवश्यकता निम्नलिखित कारणों से। सबसे पहला है समय की बचत। तो रेडीमेड वस्त्र खरीदने से व्यक्ति के समय की बचत होती है। वह एक बार बाजार में जाकर अपनी आवश्यकता एवं आर्थिक स्थिति के अनुरूप वस्त्रों का चुनाव कर लेता है और उसे दर्जियों के कई चक्कर नहीं लगाना पड़ते। दर्जी एक वस्त्र के सिलने में बहुत समय लगाता है। दूसरा है तैयार वस्त्र सस्ते होते हैं। यदि बाजार में कपड़ा खरीद कर वस्त्र सिलवाया जाए तो बाजार में मिलने वाली उसी किस्म के तैयार वस्त्रों से वह महंगा पड़ता है। तैयार वस्त्र अधिक संख्या में बनाए जाते हैं, इसलिए उनके लिए इकट्ठा कपड़ा खरीद लिया जाता है जिससे कपड़ा सस्ता मिल जाता है। उनकी कटाई एवं पैटर्न पर होती है। उन्हें सिलने के लिए दर्जी को थोक में कपड़े दे दिए जाते हैं, इसलिए कम कीमत पर सिलाई हो जाती है। इससे रेडीमेड वस्त्र सस्ते पड़ते हैं। तीसरा है दर्जियों की परेशानियों से बचना। तो सिले सिलाए वस्त्र खरीदने पर व्यक्ति दर्जियों की परेशानी से बचता है। वह एक बार ही अपनी रुचि के अनुसार वस्त्र खरीदता है। उसे कई बार दर्जी के चक्कर नहीं लगाने पड़ते। रेडीमेड वस्त्रों की दुकानों पर ही दर्जी होते हैं जो तत्कालीन फिटिंग भी कर देते हैं। फिर है जल्दी में तैयार वस्त्र ही उचित चुनाव होते हैं। कई बार हमें तत्काल वस्त्रों की आवश्यकता होती है, ऐसे समय में हम तैयार वस्त्रों द्वारा ही अपनी आवश्यकता की पूर्ति करते हैं। चुनाव के लिए बाजार में अनेक अच्छे डिजाइन मिलते हैं। तो रेडीमेड वस्त्रों में विभिन्न डिजाइन मिलते हैं और व्यक्ति अपनी मनपसंद तथा शारीरिक फिटिंग के अनुरूप उनका चुनाव कर सकता है, अन्यथा कपड़ा खरीदने के बाद डिजाइन का चुनाव करना पड़ता है। 44 है बच्चों के शारीरिक विकास को प्रभावित करने वाले तत्वों का उल्लेख करें। तो इसमें है पहला वंशानुक्रम। तो स्वस्थ माता पिता की संतान भी स्वस्थ होती है। जो माता पिता विभिन्न रोगों से ग्रस्त होते हैं और शारीरिक दृष्टि से दुर्बल होते हैं, उनके बच्चे भी शारीरिक दृष्टि से दुर्बल ही होते हैं, अतः उनका शारीरिक विकास भी ठीक प्रकार नहीं हो पाता। वातावरण। तो बालक के शारीरिक विकास में वातावरण का विशेष योगदान होता है। खुली हवा, पर्याप्त धूप और शांत तथा स्वच्छ वातावरण शारीरिक विकास के लिए पूर्णतः अनुकूल होता है। इसके विपरीत जो बालक प्रकाशहीन, सीलन भरे तथा तंग मकानों में रहते हैं, उनका शारीरिक विकास ठीक प्रकार से नहीं हो पाता और वे प्रायः विभिन्न रोगों से ग्रस्त रहते हैं। क्रो के अनुसार बालक के प्राकृतिक विकास में वातावरण के तत्व सहायक या बाधक होते हैं। पौष्टिक भोजन। तो पौष्टिक भोजन का भी शारीरिक विकास पर विशेष प्रभाव पड़ता है। पौष्टिक भोजन से बालक के विभिन्न अंगों का उचित विकास होता है। प्रत्येक बालक का वजन, ऊंचाई तथा शारीरिक शक्ति बहुत कुछ पौष्टिक भोजन पर निर्भर करते हैं। जिन बालकों को पौष्टिक भोजन मिलता है उनका विकास भी समुचित रहता है। पौष्टिक भोजन के अभाव में बालक के विभिन्न अंगों का समुचित विकास नहीं होता और अनेक रोग आक्रामक कर देते हैं। नियमित दिनचर्या। तो नियमित दिनचर्या शारीरिक विकास का प्रमुख तत्व है। जो बालक समय से सोते उठते हैं, समय से भोजन करते हैं और खेलते हैं, उनका शारीरिक विकास अन्य बालकों की अपेक्षा उत्तम ढंग से होता है। नियमित दिनचर्या स्वास्थ्य की आधारशिला है। फिर है व्यायाम और खेलकूद। व्यायाम और खेलकूद शारीरिक विकास के लिए परम आवश्यक है। व्यायाम और खेलकूद से शरीर के रक्त का परिभ्रमण उचित ढंग से होता है तथा मांसपेशियों में दृढ़ता आती है। निद्रा और विश्राम। तो शरीर के समुचित विकास के लिए निद्रा और विश्राम का सर्वाधिक महत्व है। शैशव काल में शिशु का अधिकांश समय सोने में ही व्यतीत होता है। बालक और किशोरों में को भी निद्रा के लिए पर्याप्त अवसर मिलना चाहिए। आवश्यकता से अधिक देर तक पढ़ना बालकों और किशोरों के लिए हानिकारक सिद्ध हुआ है। विभिन्न शोध कार्यों से ज्ञात हुआ है कि यह उनके शारीरिक विकास में बाधा उत्पन्न करता है। सातवां है सुरक्षा की भावना। तो यदि बालक में सुरक्षा की भावना नहीं है तो उसका शारीरिक विकास उचित ढंग से नहीं होगा। सुरक्षा की भावना के अभाव में बालक भय और चिंता से ग्रस्त हो जाता है। इस प्रकार उसमें आत्मविश्वास की भावना लुप्त हो जाती है। परिणाम स्वरूप उनका विकास स्वाभाविक ढंग से नहीं हो पाता। सहानुभूतिपूर्ण व्यवहार। 9वां पॉइंट है आपका दोषपूर्ण सामाजिक परंपराएं। तो बच्चों पॉइंट का डील आप लोग देख लीजिएगा।
अन्य कारण है जिसमें कोई दुर्घटना या आकस्मिक बीमारी, दूषित और अस्वस्थ जलवायु, बालकों में हस्त मैथुन जैसे कुटेव का विकसित होना। और ये डिटेल है। 45 नंबर क्वेश्चन है, एक आदर्श क्रेच में उपलब्ध सुविधाओं का उल्लेख करें। तो बच्चों ये पॉइंट बाय पॉइंट बनाए हैं, इसको आप लोग देख सकते हैं। वीडियो बहुत लंबा हो रहा है इसलिए आप थोड़ा शॉर्ट में चल रहे हैं। 46 है, रेशमी वस्त्र की धुलाई एवं संग्रह विधि का उल्लेख करें। तो ये धुलाई के बारे में लिखा गया है और ये धोने की विधि, कैसे हम उसको धोएंगे रेशमी वस्त्र को, इसके बारे में बताए हैं। साथ ही निचोड़ना एवं सुखाना कैसे है, इसके बारे में जानकारी है। और रेशमी के कपड़ों को संग्रहित करते समय किन किन बातों को ध्यान में रखना होगा, ये पॉइंट बाय पॉइंट आप लोग को यहाँ बताया गया है। 47 है, मिलावट को परिभाषित कीजिए, खाद्य मिलावट से बचने के उपाय बताइए। तो सबसे पहले मिलावट क्या है इसके बारे में बताया गया है, फिर खाद्य मिलावट के उद्देश्य क्या है और इससे हम लोग कैसे बचते हैं, इसके बारे में यहाँ डिटेल दिया गया है। और लास्ट क्वेश्चन है, भोजन पकाते, परोसते और खाते समय हमें किन किन नियमों का पालन करना चाहिए। तो पॉइंट बाय पॉइंट बनाए कि भोजन पकाते समय स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, भोजन परोसते समय भी आपको स्वच्छता बहुत ज़रूरी है, खाने के समय स्वच्छता मतलब हाथ उथ धो लेना चाहिए, नाखून कटे होने चाहिए, ये सभी चीज़ है। तो बच्चों ये थे आपके होम साइंस गृह विज्ञान के सब्जेक्टिव प्रश्नों के उत्तर। आशा करते हैं वीडियो उपयोगी साबित होगा आपके लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद।